दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि गन लाइसेंस बनवाने में आप लोगों को जो परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिन पर ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि मैं इतना परेशान हो गया, बिना रिश्वत दिए या बिना कोई बहुत अच्छी पहुंच के लाइसेंस नहीं बनेगा। उन दोस्तों के लिए मैं आज ऐसे टेक्निकल टिप्स देना चाहता हूं और एक और निवेदन करना चाहता हूं कि ये टिप्स केवल एजुकेशनल पर्पज से हैं। आप जब प्रोसीड करेंगे, प्रयास करेंगे, तभी आपका लाइसेंस बन सकता है या बनता है। आपको दोस्तों घर में आप बैठे रहेंगे तो कोई गन का लाइसेंस बना के देने नहीं आएगा। बहुत सारे लोगों की सोच ये है कि हमने अप्लाई किया था और वहां एक आध बार गए। तो दोस्तों एक राय है, समय लगता है और मेहनत लगती है। जिस तरीके से हवाबाजी में केवल फॉर्म भर देने से अगर लाइसेंस बनता तो आज अपने भारतवर्ष में शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होता जिसके पास लाइसेंस ना होता, सभी लिए घूम रहे होते। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि जिन स्टेप्स पर आपको समस्या आती है उसकी मैं बात कर लेता हूं। हो सकता है कि मेरे ये बताने से आपको दोस्तों उस स्टेप पर वो समस्या ना आए या उस समस्या का सही समाधान मिल जाए, तो आपको अपना लाइसेंस बनवाने में थोड़ी सुविधा हो जाए। बाकी मैं ये दावा कभी नहीं करता हूं कि मैं जो बता रहा हूं इसी से आपका बनेगा। दोस्तों मैं प्रैक्टिकली व्यक्ति हूं और पेशे से अधिवक्ता हूं। कौन सा काम किस तरह करना चाहिए मुझे लगता है कि मुझे आता है, तो मैं आप लोगों से भी शेयर कर लूं। बहुत सारे लोग केवल ये सोचते हैं कि वकील साहब जो बता रहे हैं उसका कोई अलग उद्देश्य होगा या वकील साहब इस बात की जानकारी नहीं रखते कि समाज में क्या होता है। दोस्तों मैं रोज समाज में ही रहता हूं। बाबू, अधिकारी, लोग, इन्हीं लोगों से रोज पाला पड़ता है, मैं सब जानता हूं। इसलिए आप लोगों को राय दे रहा हूं कि दूसरा व्यक्ति आपको तभी प्रताड़ित करेगा, तभी आपको बेवकूफ बनाएगा जब वो समझ लेगा कि आपको जानकारी नहीं है, आप ये बात जानते नहीं है। और जैसे ही उसको पता चलेगा कि आप इस बात से अनजान है, नहीं जानते हैं, तो वो कुछ ना कुछ डिमांड चालू कर देगा। तो मुझे लगता है उस चीज को अगर समझ लिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। अब बात आती है कि जब आप गन का लाइसेंस बनवाने के लिए सबसे पहले अप्लाई करते हैं, शुरू आपका अप्लाई से होगा जब तक आप उस मशीनरी को इन्फोर्स नहीं करेंगे। अब दोस्तों बहुत सारे लोगों की शिकायत है कि हमारे जिले में लाइसेंस बन ही नहीं रहा है, हमारे राज्य में नहीं बन रहा है, हमारे क्षेत्र में नहीं बन रहा, हमारे जोन में नहीं बन रहा। अरे इसके लिए दोस्तों मैं कहना चाहता हूं, पहले हमने एक अभी वीडियो कुछ दिन पहले डाला था, उसमें प्रोसीजर की शुरुआत की थी। उसमें हमने बताया था किस वेबसाइट पर आपको जाना है और उस वेबसाइट पर आपको क्लिक करके सारी इंफॉर्मेशन देनी है। तो जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे तो फॉर्म फिल करते समय कोई चीज बकाया नहीं रहेगी। आपका नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, पता, लोकल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, कुछ बाकी नहीं रहेगा। सब कुछ इंफॉर्मेशन आप देंगे, अपलोड करेंगे, सारा सब कुछ। इसके बाद आपका वो फॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, वहां से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से घूम करके आपके जिले में आपके कलेक्टर के पास आ जाएंगे। तो जब फॉर्म वहां आ जाता है तब आप, सबसे बड़ी समस्या होती है, इसी पॉइंट पे आप समझना है कि जब आप असलहा बाबू के पास जाते हैं, जो आर्म्स क्लर्क है, वो कहता है कि साहब हमारे पास कुछ नहीं आया, आप डीएम साहब से मिल लियो। और उनकी चूंकि लैंग्वेज यही होती है कि जब आपको डांटेंगे तभी आप कुछ देंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप चाहें तो एक राइट टू इंफॉर्मेशन माने आरटीआई के तहत, ये लोग बहुत मुश्किल से मानेंगे। और ये ना सोचिए कि आरटीआई का कोई महत्व तो नहीं है। आरटीआई का महत्व तो उस व्यक्ति को पता चलता है जिसके विरुद्ध सेकेंड अपील होती है और आयोग में उसे जवाब देना पड़ता है। तो आपको सबसे पहले थोड़ा समय देना पड़ेगा। और अगर आप सोचते हैं कि कोई दूसरा हमारा लाइसेंस बनवा देगा तो इस बात को आप भूल जाएं। कोई आपकी ऐसी मदद नहीं करेगा, उसके लिए आपको स्वयं लगना पड़ेगा, या आप किसी व्यक्ति को हायर करेंगे वो लगेगा। तो बनवा नहीं रहा, बनवा आप ही रहे, उसको हायर करके अपने काम से भेज रहे हैं। तो आपका जो फॉर्म डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहां आया है, उस फॉर्म को आरटीआई से आप पूछिए, कलेक्टर से, कि फला फला, आपके पास तो उसका प्रिंट आउट होगा जो आपने फॉर्म डाला है, सारे पेजेस होंगे। आप सबसे पहले पूछिए कि फला डेट में फला फला नंबर का जो फॉर्म मैंने अप्लाई किया था, क्या वो संबंधित मंत्रालय से आपके यहां आ गया है, और अगर आ गया है तो किस डेट में आ गया है, और उसके बाद आपने उस पर अग्रिम क्या कार्रवाई की है। दोस्तों इतना आप ट्राई करिए। जब इतना आप पूछेंगे तो उसमें भी आपको जल्दी बताया नहीं जाएगा कि आपने पूछा वहां तुरंत बता दिया। क्योंकि हम लोग
सैकड़ों वर्षों गुलाम रहे। गुलामी ऐसे जल्दी नहीं जाएगी, आदत पड़ी है ना वही, तो वो आदत धीरे धीरे छूटेगी। इनको ये जो अधिकारी वहां बैठे हुए हैं, वैसे तो हम ही लोगों में से तो हैं, समाज के ही निकले हुए लोग हैं, कोई बाहर से विदेश का कोई नहीं है, लेकिन उनकी आदत इतनी खराब हो गई है उसको सुधारने के लिए। और सभी ऐसे नहीं है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे अधिकारी भी हैं। आप कभी जाएंगे, अगर आप एजुकेटेड पर्सन हैं और जागरूक हैं, तो आपसे बहुत अच्छी तरीके से बात होगी और आपका काम भी होगा। ऐसा नहीं काम होता है, आपका फार्म आता है, फार्म आने पे सबसे पहले अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो लिखा पढ़ी में ले ले कि अब फार्म कहां है। फिर जिस अधिकारी के पास फार्म हो, फार्म आपका टोटल लिखा पढ़ी में चलता है, आपको पता नहीं होता, आपको लगता है कि हमारा फार्म आया और कुछ हुआ नहीं, ऐसा नहीं है, उसमें सब कुछ होता है। वहां से यहां लिखा पढ़ी में आएगा, उसके सब रजिस्टर हैं, उन रजिस्टर्ड से बाद वहां से जिसके पास जाएगा वो भी लिखा पढ़ी में जाएगा। दोस्तों, अगर आप अपने फार्म के साथ साथ चलते हैं तो यकीन मानिए निश्चित आपका लाइसेंस बन जाएगा। आप उस फार्म के उसका पीछा ना छोड़िए। आपका डीएम के यहां से 2 जगह डिवाइड होगा, एक तो एसपी के थ्रू थाने चला जाएगा, दूसरा एसडीएम के पास चला जाएगा और एसडीएम उसको सबसे पहले लेखपाल के पास ट्रांसफर कर देगा। तो जब आप फार्म के साथ चलेंगे तो आपका लाइसेंस जल्दी बनेगा। उन सभी लोगों से मिलिए, सभी लोगों से अपनी रिपोर्ट लगवाइए और रिपोर्ट लगवा करके सुसंगत रिपोर्ट के साथ आप उस फार्म को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहां वापस फिर ले आइए और फिर इसके बाद उनसे बात करिए, उनसे कहिए कि साहब हमारा लाइसेंस बनना है, सब जगह से एनओसी आ गई है, आपके हस्ताक्षर का इंतजार है। तो दोस्तों, लाइसेंस बनने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को लाइसेंस दिया जाता है तो जिसका कुशल व्यक्तित्व हो। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं छोटी सी बात पर कहीं कोई गुस्सा आ गई या कहीं किसी से मजाक हो गया और उसने गोली चला दी, किसी की गोली मार दी, तो कहीं ऐसी स्थिति ना आ जाए। इसलिए ये इंटरव्यू लोगों को समझ करके, पूछ करके और उनका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है उसको समझ करके ही लाइसेंस जारी किया जाता है। और विवेकाधिकार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को है और पुलिस को है। पुलिस जिस व्यक्ति को चाहती है तो कहती है कि हाँ इनको दे दिया जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वो आपका समाज में व्यवहार, आपका बर्ताव, आपकी सामाजिक पृष्ठभूमि, आपके और बहुत सारी चीजें देख करके एनओसी लगाते हैं। और इसी तरीके से रेवेन्यू डिपार्टमेंट, क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो जिले का सर्वश्रेष्ठ पावर है, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ये देखता है कि आपकी चुनाव में क्या भूमिका है, आप किसी की जमीन कब्जा तो नहीं किए हैं, सरकारी जमीन पर कोई कब्जा तो नहीं किए हैं। ये सब चीजें देखने के बाद फिर वो देखते हैं कि आप क्या, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो इस लेवल का है कि आप एक हथियार रख सकते हैं, रिवॉल्वर, पिस्टल या राइफल या सिंगल बैरल, डबल बैरल, या आप जो भी मांग रहे हैं वो प्रतिबंधित कोटि का तो नहीं है, आप उस क्राइटेरिया में आ रहे हैं जो 8 क्राइटेरिया बताई हुई हैं। और ये तो मैं भी मानता हूं कि अनुचित प्रभाव रहता है, कभी कभी जो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका कोई फोन आ गया या कोई बात हो गई तो उनको लाइसेंस मिल गया, तो इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा। आप प्रयास करें और जैसे ही उस प्रयास में उस स्टेज पर, जिस स्टेज पर वो आपको लाइसेंस देने से मना कर रहे हैं, दोस्तों मैंने इसीलिए 8 क्राइटेरिया एक इससे पूर्व के वीडियो में बताए थे, उन 8 क्राइटेरिया में अगर आप कहीं से फिट हो रहे हैं तो आप अपना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जो भी डिसीजन हो वो हो जाए। इसके बाद आप उसकी सर्टिफाइड कॉपी ले लें और माननीय उच्च न्यायालय चले जाएं कि ये राज्य सरकार का डायरेक्शन है, राज्य सरकार ने ये कहा है, ये पत्रांक है और जिलाधिकारी ने इस बात को ना मानते हुए हमारा ये एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया है, तो क्यों ना इसको अलाउड कर दिया जाए। तो या तो हनेबल हाईकोर्ट वहां से डायरेक्शन कर देंगे और डायरेक्शन करके रिमांड कर देंगे कि इनको भाई फिर से सुन लो, इनका काम कर दो, या वहीं से अलाउड कर देंगे कि इनको दे दिया जाए, निर्गत कर दिया जाए। तो इस तरीके से आप लाइसेंस बनवा लेंगे और जैसे ही आपका लाइसेंस बन जाता है तो आपके जिले का जिला राइफल क्लब है या जो भी इस तरीके के क्लब है उनमें 1000 रुपए लगभग जमा होते हैं, इसमें पर्चे कट जाते हैं और पैसे डिपॉजिट हो जाते हैं। तो आपको एक डायरी बना करके दे दी जाती है और वो डायरी आप ही देते हैं जाकर के असलाम बाबू को और वो बना देता है। उस डायरी में आपका नाम लिख दिया जाएगा, पता लिख दिया जाएगा, लाइसेंस का नंबर लिख दिया जाएगा और अभी वेपन नंबर नहीं लिखा जाएगा क्योंकि हथियार अभी आपने नहीं खरीदा है और आपको टाइम दिया जाता है कितने दिनों में आप परचेज कर लें। तो दोस्तों उस डायरी में जिलाधिकारी की मोहर लगी होगी, सिग्नेचर होंगे, वही तो लाइसेंस है, वही लाइसेंस का प्रमाण है। और उसको मिल जाने के बाद फिर आप गन फैक्ट्री में जाते हैं। गन फैक्ट्री में एक निश्चित अमाउंट होता है रिवॉल्वर का या राइफल का या पिस्टल का, जो भी है, किसी दुकान पे जाते हैं
और उसको आप प्रपोजल देते हैं कि ये हमें लेना है, तो वो आपके लिए बनाते हैं, तत्काल बना हुआ नहीं रहता है वेपन कि आप गए तुरंत खरीद लिया चल दिए। तो वो पैसे आपको वहां जब आप डिमांड ड्राफ्ट बना के जमा कर देंगे तो वो डीडी लेने के बाद फिर आपको एक टाइम देंगे, कि इस डेट को आप आइए और इस डेट को ले जाइए। तो जब आप वहां लेने जाते हैं उसका जो टाइम है और यहां जिलाधिकारी ने आपको टाइम दिया था उस टाइम में डिफरेंस आ रहा है। जिलाधिकारी ने टाइम दिया मान लीजिए आपको आज की डेट का कि इस डेट तक आप ले लीजिए, और गन फैक्ट्री ने आपको आज के 10 दिन बाद की डेट दी कि इस डेट में मिलेगा। तो यहां आप डीएम के यहां करके फिर अपना टाइम बढ़वा लेते हैं कि वहां हमें ये समय मिला है इसलिए इसको और एक्सटेंड कर दिया जाए, एक्सटेंड हो जाता है, बढ़ जाता है। और तब आप फिर उस गन फैक्ट्री में उस अपनी निश्चित डेट में जाकर के अपना हथियार लेते हैं और हथियार आपको बिल्कुल पैक्ड मिलता है, और मिलने के बाद आप अपना हथियार लेकर के वहां से चले जाते हैं। फिर इसके बाद फिर आप असलहा बाबू के पास आते हैं कुछ दिनों बाद, और उस हथियार को उसका जो आपको वहां डॉक्यूमेंट मिलेगा उसको यहां चढ़वाते हैं, तब आपकी उसी लाइसेंस पर आपका गन नंबर भी एंट्री कर दिया जाता है। तो जब गन नंबर एंट्री हो जाता है, आपका लाइसेंस नंबर मिल जाता है, तो फिर वो सूचना थाने चली जाती है। थाने में एक शस्त्र रजिस्टर होता है, आर्म्स रजिस्टर होता है थाने में भी, वहां आपकी एंट्री हो जाती है कि इस जिले में आपका, इस थाने में आपका एक ये लाइसेंस और है। फिर आगे बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, फिर आप 3 वर्ष बाद उसका रिन्यूअल कराते हैं। बीच में भी आप एक नंबर अलॉट होता है जो ऑनलाइन अब तो कर दिया गया है। तो दोस्तों इस तरीके से है, आपको कहीं बीच बीच में कई स्टेप हैं, छोटी मोटी समस्या आ सकती है, तो उसके लिए मैं वीडियो बना देता हूं ताकि बात समझ में आ जाए, कहीं आप फंस रहे हैं तो उस जगह फंसे नहीं। फिर भी अगर कोई बात रह जाती है, कोई बात छूट गई है, तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं प्रयास करता हूं अधिक से अधिक लोगों के मैसेज का जवाब देने का। जब मैसेज बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो मैं भले ही ना दे पाऊं, वैसे अभी तक एग्जैक्ट चल रहा है कि जो भी कमेंट्स आते हैं उनका मैं जवाब देता हूं, जवाब देता रहूंगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।